हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वैसे तो मुझे आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराना था, लेकिन एक टॉपिक रह गया था आपके सेकंड चैप्टर का, जो मैं आज करा दे रही हूँ आपको। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। कल से आपकी छुट्टियाँ हो रही हैं, जून की समर वेकेशन। ऑनलाइन क्लास आपकी ऑफ रहेंगी, ठीक है। वैसे तो आपकी डेली छुट्टियाँ ही थी, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी वो भी कल से ऑफ रहेंगी, ठीक है। तो आज मैं यही करा दे रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है जब स्टार्ट होंगी फिर से ऑनलाइन क्लासेस, तब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज थोड़ा वीडियो भेजने में भी डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लेना, कल कर लेना। तो एक है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट ऑफ गुणांक, और एक है असामान्य मोलर द्रव्यमान। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका यूरिया था या सुक्रोज हुआ, ये कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल पदार्थ हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं। इसे आप अगर पानी में डालते हो, किसी में भी डालते हो, तो जैसा ये होता है वैसा ही उसके अंदर रहता है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, देखिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलते हैं कि वो पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, वही तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके केस में अगर आप देखेंगे तो आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अणु संख्या गुणधर्म है, वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वान ठाप जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वान ठाप गुणक दिया, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि वो गुण जो पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। वही तो थे अणु संख्या गुणधर्म। जैसे ये चारों लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, और फिर है ओस्मोटिक प्रेशर। इसमें आप देखिए सभी में क्या है, जो पदार्थ के मात्रा है वो आ रही है, आप देख लीजिए। इसमें भी n मोल पदार्थ का ही तो संख्या है, मात्रा है। इसमें भी देख लीजिए मोलिलिटी आ रही है, ये भी पदार्थ की मात्रा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये चारों क्या हैं, आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपकी ये सारी जो हैं चारों के चारों फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, पदार्थ की मात्रा पर। तो यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो जनरली ये तो मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, लेकिन कुछ की कंडीशन में क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। कैसे कैसे चेंज होंगी, देखिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, और इससे हमने किसी भी जल में घोल दिया, ठीक है। तो जल के अंदर क्या होगा, ये Na+ और प्लस Cl-, ठीक है। ये क्या हुआ, Na+ और Cl-। अब क्या है, देखिए यहाँ पे NaCl के 1 मोल है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल ये 1 मोल ये, संख्या बढ़ गई। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो सांद्रता के साथ साथ तो बढ़ेगी, यहाँ और यहाँ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन सी थी, ये चारों ही तो हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन या ओस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए आप ओस्मोटिक प्रेशर ही निकाल लो, पाई की वैल्यू निकाल लो, वो भी तो अधिक आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। डेल्टा TF निकाल लो। तो मतलब कहने का ये है, जनरली अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि जल में नमक घोल दिया, ज़रा नमक का वो बताओ, जल में घोलने के बाद नमक का मोल द्रव्यमान बताओ, तो आप तो 58.5 ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जल के अंदर जो नमक है वो Na+ और Cl- के रूप में है,
तो वहाँ पे आप Na का अलग बताओगे और Cl का अलग बताओगे। ये बताने के लिए बांठॉफ ने बांठॉफ गुणक दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। ये तो नॉर्मल सी बातें थी। पहले हम अब नॉर्मल मोलिकुलर मास पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए ये है, सेम वैसे ही है, कुछ नहीं है। यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल ले रखा है, देख लीजिए। हमने NaCl को क्या माना कि ये 100% आयनित हुआ। अभी 100% आयनित हुआ तो NaCl का मोलर द्रव्यमान आ गया 58.5 ग्राम और Na प्लस का 29.25 ग्राम और Cl माइनस का ये तब है जब हमने इसे 100% मान लिया। वैसे तो कोई कंपलसरी नहीं है कि NaCl कम्प्लीटली 100% ही आयोनाइज हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ केवल मान के चल रहे हैं। ऐसे ही आपका एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन के अंदर जो एसिटिक एसिड होता है वो द्विलक के रूप में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब मैं आपसे कहूँगी कि बेंजीन के अंदर हमने एसिटिक एसिड डाल दे, ज़रा वो बताओ उसका मोलर द्रव्यमान, तो आप बता दोगे 60 है इसका, क्योंकि आपको तो यही पता है ना कि वो एसिटिक एसिड है। लेकिन जब आप उसके अंदर देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, डिटरमाइन करोगे, तो क्या होगा, तो वो जो वैल्यू आएगी 120, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है बेंजीन के अंदर एसिटिक अम्ल के रूप में उपस्थित नहीं है, द्विलक के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं। सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है 60, लेकिन जब आपने इसे बेंजीन के अंदर डाल दे तो ये किस रूप में प्राप्त हो रहा है, द्विलक के, तो वो बढ़ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद है बांठॉफ गुणक। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान और अणु संख्या गुणधर्म के बदलते हुए मान को स्पष्ट करने के लिए बांठॉफ ने एक बांठॉफ गुणक प्रतिपादित किया, जिसका फॉर्मूला ये है। प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा ये है। पहले मैं इसके एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि कैसे है ये। ठीक है, हम इसके डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं तीनों समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, एक फॉर्मूला इसका आई का ये है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, NaCl के लिए निकालते हैं Na प्लस और Cl माइनस। कितने मोल हो रहे हैं, 2 यहाँ और यहाँ 1 मोल। बांठॉफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब ये है कि रिएक्शन होने के बाद कितने मोलिक्यूल बन रहे हैं, वो तो आपको लेना है ऊपर। कितने मोलिक्यूल बने, 2। और रिएक्शन जब हुई नहीं थी तब कितने मोलिक्यूल लिए थे आपने, 1। तो इसका बांठॉफ फैक्टर आ गया 2। ठीक है, वैसे तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि संगुणन और वियोजन होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, अपॉन कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में लिए गए थे। ये तो इसका फॉर्मूला, लेकिन आप याद ऐसे रख सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल तो आप ऊपर रखोगे और रिएक्टेंट के मोल आप नीचे रखोगे। बहुत इजी सा तरीका है ऐसे याद करने का। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए यहाँ, ये इसमें समझिए डायग्राम में ये एसोसिएशन दिखा रखा है, वही रिएक्शन है जो मैंने बताई थी। तो एक फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास कौन सा होगा, जो देखा गया है, यही तो है एबनॉर्मल, क्योंकि इसका तो 60 होता है एसिटिक अम्ल का, हमने तो 60 ही बताया, लेकिन देखा क्या गया 120। तो जो देखा गया, जो प्राप्त हुआ, उसे ही तो एबनॉर्मल बोलते हैं। तो ये अगर इसका निकालेंगे तो आई बराबर कितना होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना है 60, एबनॉर्मल 120, तो आ जाएगा 1/2। सेकंड फॉर्मूला ये है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, थर्ड फॉर्मूला है आपका आई बराबर ऑब्जर्व्ड
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड बोलते हैं जो देखी गई है, ठीक है, जो आपने प्रेक्षित की है, और कैलकुलेटेड जो सामान्य आपने निकाल ली है, वही तो होता है। मतलब कहने का यह है इस फॉर्मूले का उल्टा होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले का उल्टा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, जो मोलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना है, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास तो वही है जो आपने देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अपोजिट है, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को उल्टा करना है। ऊपर आ जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपॉन में आ जाएगा कैलकुलेटेड। बस यही है, जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चैप्टर आपका ये फिनिश है। नेक्स्ट चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।